छल करोगे तो छल मिलेगा और कर्म करोगे तो फल मिलेगा। पसीना बहाओगे तो बल मिलेगा और आज मेहनत करोगे तो बेहतर कल मिलेगा। जी हाँ बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल आपकी पाठशाला में। बच्चों, जैसा कि पता है कि झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स का क्वेश्चन, जो कि हम इसमें शेयर करने वाले हैं आपके साथ में। इससे पहले मैंने 125 तक के क्वेश्चन, जिसमें मैंने 2 पार्ट में फिजिक्स के क्वेश्चन और 3 पार्ट में मैथमेटिक्स और 2 पार्ट में आपका केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर दिए। ये 2018 का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आपके साथ में सॉल्व करा रहा हूँ आपको और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में हम देखेंगे जो 126 से लेके पूरे 150 तक के क्वेश्चन हैं। और जी हाँ, एक बात आपको बता दें कि लास्ट का जो क्वेश्चन रहेगा वो आपके लिए रहने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और खास बात यह है कि इसमें आपको बहुत ही नई नई चीजें देखने को मिलेंगी और कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी चीजें आपको देखने को, जानने को, सुनने को मिलने वाली हैं। तो बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला जो क्वेश्चन है देखिए 126 नंबर का, ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर होता है तो इसमें क्या चीज होती है। एक्चुअली R कांस्टेंट होता है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सिंपल सा क्वेश्चन है डियर। अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, सब्र करिए, आपको आगे बढ़िया सुपर सुपर क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। 127 नंबर देखिए, तार का प्रतिरोध जो होता है R की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है। सो आर इक्वल टू होता है रो इंटू एल बाई ए। सो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आपको पता होगा कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, लंबाई और यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है तो थोड़ा बहुत इस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि उपर्युक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा डियर। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका है ये देख रहे हैं, ये उस मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो मटेरियल में जाहिर सी बात है अलग अलग मटेरियल का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, तो उस पर भी ये निर्भर करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 128 नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्युत सर्किट में विद्युत धारा को नियमित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला यंत्र है ना। नियमित करने यानी कि उसको एक प्रकार से जिस लेवल में चाहिए उस लेवल में जरूरत के अनुसार में करंट को फ्लो कराने के लिए जो यंत्र की जरूरत पड़ती है उसको रिहोस्टेट बोलते हैं। धारा नियंत्रक हिंदी में कहते हैं, यानी धारा को कंट्रोल करने वाला, है ना। तो वही यहाँ पूछ रहा था, सही हो जाएगा आपका सी वाला क्वेश्चन। देखिए अगला है सी ऑप्शन सही होगा इसमें। और 129 का, असमान। असमान का मतलब जो इरेगुलर है, कहीं मोटा कहीं पतला। अनुप्रस्थ काट के एक धात्विक चालक, है ना। अनुप्रस्थ काट का मतलब आपको पता होगा, जैसे ये मान लीजिए पाइप है ना, ये कोई तार है या पाइप है। एक तो इसको सीधा सीधा ऐसे काटा जा सकता है, राइट, और एक तो इसको इस तरह से बीच बीच में से काटा जा सकता है। तो ये वाली जो काट होती है इसी को अनुप्रस्थ काट बोलते हैं या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। इसको काटने के बाद ये सेक्शन आपका सर्कुलर डिजाइन में दिखता है। तो इसने क्या कहा, असमान। असमान का मतलब जैसे ये एक समान है लेकिन ये असमान है। जैसे कहीं पे ये देखिए, यहाँ पे इतना है, उसके बाद इतना मोटा हो गया, देख रहे होंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा और कम पतला हो गया, फिर और पतला हो गया, देख रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया आपका असमान, देख रहे हैं। यहाँ पे इसकी थिकनेस यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहाँ पे देख रहे हैं इतना है, यहाँ पे और ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा और कम है, यहाँ पे बिल्कुल ही कम है। तो एक ऐसा तार है, इसमें से एक करंट आई फ्लो हो रहा है। कह रहा है कि स्थिर विभवांतर लगाया गया है। इनके सिरों के बीच में जो विभवांतर है वो आपका स्थिर है। और संपूर्ण चालक में जो मध्य स्थिर रहता है तो वो क्या होगा, है ना। विभवांतर तो ठीक है, लेकिन अलग अलग सेक्शन के लिए, जैसे ये एक सेक्शन हो गया, ये एक दूसरा सेक्शन हो गया, ये एक तीसरा सेक्शन और यहाँ पे ये फोर्थ सेक्शन है ना। इस तरीके से तो अलग अलग सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग रहेगा। मान लीजिए V1 V2 V3 है और आपका V4 है, राइट। तो जो आपका यहाँ पे देखिए, जो विभवांतर यहाँ पे सेम, यहाँ बोल रहा है कि कौन सा स्थिर रहता है ना। तो विभवांतर आप देख रहे हैं V1 V2 V3 V4 ये अलग अलग रहने वाला, वेरी करेगा। क्यों? क्योंकि जो प्रेशर है ना, रेजिस्टेंस सबका अलग अलग बदलता रहेगा। लेकिन हाँ,
करंट को फ्लो होने के लिए देखिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता मिल रहा है। इसका मतलब जो इनमें से होकर के जाने वाली धारा है उसका मान कभी भी नहीं बदलेगा इस सिचुएशन में। तो स्थिर कौन रह रहा है? आपका करंट स्थिर रहेगा, बाकी सभी चीजें बदलती चली जाएंगी। तो आपका ये क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, विद्युत धारा वो स्थिर रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 130 नंबर का ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए सर्किट में अमीटर दिया हुआ है और वोल्ट मीटर दिया हुआ है, इनके द्वारा दर्शाई गई संख्या 6 एम्पियर और 12 वोल्ट है। तो आपको पूछ रहा है प्रतिरोध का मान क्या? ये आपको धारा आई दी हुई है, ये आपका विभवांतर V है, तो आपको R पूछ रहा है। R इक्वल टू V अपॉन आई होता है, ये हमको पता है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? V कितना है हमारा? 12 वोल्ट है, और 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 2 ओम हो जाएगा आंसर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका 2 ओम इस तरह से बनता है। अभी तक तो बच्चों आप बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन देख रहे हो, लेकिन अभी बने रहिए, आगे देखते रहिए क्या होता क्या है। चलिए देखिए 131 नंबर क्वेश्चन। एक चालक में 5 मिनट में 1500 कूलाम के आवेश प्रवेश होते हैं और उतने ही आवेश बाहर निकलते हैं, यानी कि जाहिर सी बात है कि तार एक जैसा ही है, यानी धारा एक समान। इस तरह से कोई तार है, इसमें जो है कह रहा है कि इसमें आपके t इक्वल टू 5 मिनट, t इक्वल टू 5 मिनट, 5 मिनट का मतलब हो गया 5 इंटू 60 सेकेंड, यानी कि 300 सेकेंड की बात कर रहा है। 300 सेकेंड में कह रहा है कि 1500 कूलाम, Q इक्वल टू कितने हैं? 1500 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है। तो इसमें पूछ रहा है विद्युत धारा। तो यहाँ पे हमको पता है एक फॉर्मूला, Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई टी। Q कितना है हमारा? 1500, और T कितना है हमारा? 300। 0 0 0 कट जाएगा, 3 से ये 5, तो 5 एम्पियर आपका सही आंसर हो जाएगा। तो कितना करंट फ्लो होगा इस तार में? 5 एम्पियर का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ डियर। 132 नंबर। समान पदार्थ है, मटेरियल सेम है, राइट। दो तार जिनकी लंबाई और त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ है, राइट। अगर मैं पहले तार, दो तार हैं, है ना, एक तार यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है और एक जो है दूसरा तार है यहाँ पे, है ना। अब इसकी जो है लंबाई और त्रिज्या, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसकी त्रिज्या R1, इसकी त्रिज्या है R2। तो इनके रेशियोज दिए हुए हैं, और मटेरियल क्या कह रहा है? समान पदार्थ के हैं, तो इनका जो मटेरियल होगा रो वो सेम रहने वाला है। तो देखिए इसमें इसका रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? अब जब मोटाई R1 R2 है, डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 हो जाएगा, और इसका मान लीजिए कि A2 हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो इंटू L1 और बाई में A1, और दूसरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? R2 बराबर रो इंटू L1 L2 बाई में A2 हो जाएगा। चूंकि ये सर्कुलर डिजाइन है तो पाई R1 पाई R2 हो जाएगा, तो रो इंटू L1 बाई पाई R1 स्क्वायर, और R2 का मान क्या बन जाएगा? रो इंटू L2 बाई में पाई R2 स्क्वायर। अब हम क्या कर देते हैं? R1 बाई R2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ से R1 बाई R2 निकाल लीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा? रो इंटू L1 बटे में पाई R1 स्क्वायर बटे, ये पूरा एक बन गया, और ये दूसरा वाला नीचे में यहाँ पे देखिए रो इंटू L2 बाई पाई R2 का स्क्वायर, ये पूरा। अब रो से ये रो डिवाइड हो जाएगा, है ना, पाई से पाई डिवाइड हो जाएगा, ये R2 ऊपर में चल जाएगा और R1 नीचे में। तो देखिए बचता क्या है? R1 बाई R2, है ना। इसने क्या कहा? विद्युत धाराओं का अनुपात पूछ रहा है, तो हमने यहाँ पे R1 R2 निकाला हुआ है। अभी आपको बताते हैं कि ये रेशियो निकालने के बाद फिर धारा में हम लोग रिजल्ट निकाल लेंगे, है ना। 6 वोल्ट यहाँ पे विभवांतर भी आपको दिया हुआ है। पहले R1 बाई R2 निकाल लीजिए, तो देखिए क्या होगा? L1 हमारा L1 बाई L2, इसको लिख लेंगे, क्या बन जाएगा? ये L1 बाई L2 एक ब्रैकेट में, और इनटू यहाँ से बन जाएगा आपका R2 बाई R1 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आपका जो R1 बाई R2 आएगा वो क्या आएगा? देखिए L1 बाई L2, यहाँ से देखिए हमारे पास जो मैंने यहाँ दिया हुआ है क्या? R1 बाई L1, R1 बाई सॉरी L1 बाई R1 है, L1 बाई R1 दिया हुआ है कितना? 3/4, और L2 बाई R2 दिया हुआ है आपका 3/2, राइट। तो यहाँ से हमने क्या कर लेना है? सीधे सीधे, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमने करना क्या है? देखिए अगर हम चाहें तो इसमें एक तरीका लगा सकते हैं, क्या कि डायरेक्ट L1 बराबर 3 और R1 बराबर 4 एज्यूम कर लीजिए। L2 बराबर 3,
यानी कि दोनों की लेंथ सेम हो जाती है और R2 बराबर 2 मान लेते हैं, राइट। बस यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। देखिए L1 बाई L2, L1 की वैल्यू है 3 और बाई में L2 यानी कि 3 और इनटू में R1 कितना है, R1 है आपका 4 और R2 ऊपर रखना है तो 2/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर, ये तो 1 हो जाएगा। R1 बाई R2 आपको जहां भी रेशियो मिले तो डायरेक्ट ऐसे कर लीजिए, वो ऑटोमेटिक डिवाइड होकर के वही एक्चुअल वैल्यू देने वाला है। अब 2 से ये देखिए 2 दूनी 4 तो 1/2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा यानी कि 1/4। तो हमको मिल गया कि R1 बराबर 1 और R2 बराबर 4। बस ये जो वैल्यू आ गई, अब हमको क्या करना है, यूज कर लेना है। अब इसने क्या कहा कि ये रेजिस्टेंस हमको मिल गए, 1 ओम 2 ओम मान लेते हैं इसको, है ना, 1 ओम 4 ओम ऐसे मान लेंगे, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, है ना। ये समांतर क्रम में इनकी विद्युत धाराओं का अनुपात हमको पूछ रहा है, राइट। तो विद्युत धारा ये समांतर क्रम में, देखिए अब रेजिस्टेंसेस को समांतर क्रम में जोड़ दीजिए इस तरह से। इस तरह से जब आप जोड़िएगा तो इसमें देखिए I1 धारा, इसमें I2 धारा बहेगी, तो इस तरह से। और इसका जो विभवांतर है वो आपका कितना है दिया हुआ है, देखिए ये आपका है 6 वोल्ट का, राइट। ये 6 वोल्ट का विभवांतर है इनके सिरों के बीच में। तो अब हमने क्या करना है, I1 और I2 का मान निकालना है। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V अपॉन आई, V कितना है 6 और V अपॉन आर हो जाएगा। तो R1 है 1, तो ये आपका आ जाएगा 6 एम्पियर। I2 का मान अगर निकालना चाहिएगा तो 6 बाई में क्या लिखा जाएगा 4, यानी कि 3 बाई में 2 एम्पियर, यानी कि 1.5 एम्पियर आया। अब हमको दोनों का अनुपात चाहिए, तो क्या कर देना है, I1 और बाई में I2 बराबर 6/3/2 हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर चल जाएगा, 6 इंटू 2 बाई में 3, 3 से ये 2 दूनी तो ये हो जाएगा 4 और बाई में 1, तो 4:1 ये आपका आएगा, 3 दूनी 6, 4:1 I1 बाई I2। तो ये हमारा आ रहा है 4/1, है ना, V इक्वल टू आई आर। सो I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो 4:1 हो जाएगा। इसमें कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है डियर। तो बच्चों इसमें से कोई ऑप्शन मैच तो नहीं कर रहा है, फिलहाल मैंने कैलकुलेशन किया हुआ है। तो एक काम करना, आप जो है इसको फिर से रीचेक कर लीजिएगा कि मुझसे कहाँ पर गलती हो रही है या फिर मेरा तरीका कौन सा गलत है कि ये इसमें से कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि होना चाहिए 4:1। फिलहाल आप इसको कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप भी अपना कैलकुलेशन करके आंसर बताइएगा कि इसमें से कौन सा होने वाला है, इन चारों में से कौन सा सही होगा। क्या मेरा आंसर सही है या गलत है ये भी बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 133 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए 200 वोल्ट की लाइन से जुड़े 5 एम्पीयर विद्युत धारा को वहन करने के लिए 400 ओम के कितने प्रतिरोधक की आवश्यकता होगी, राइट। तो कह रहा है कि हाउ मेनी 400 ओम रजिस्टर्स आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑफ करंट कनेक्टेड टू 200 वोल्ट लाइन। ठीक है, तो 5 एम्पियर धारा आपकी दी हुई है कितनी, 5 एम्पियर की। इसका विभवांतर है आपका V इक्वल टू, देखिए विभवांतर दिया हुआ कितना, 200 वोल्ट, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है, इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस यानी सर्किट का एक प्रकार से रेजिस्टेंस, क्योंकि इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे R, है ना, तो क्या हो जाएगा V अपॉन आई। तो V अपॉन आई जैसे आप करते हो तो क्या हो जाएगा 200 और अपॉन में 5, ये आपका आ जाएगा 40 ओम, राइट। तो ये जो 40 ओम आ गया टोटल, ये पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस है। अब सोचिए कि पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसमें 400 ओम के कितने रेजिस्टर लगाने पड़ेंगे, कि रेजिस्टेंस लगाने पड़ेंगे या रेजिस्टर लगाने पड़ेंगे कि वो जो है 40 ओम जो है आपका बना देता। आपको करना क्या है, बस कुछ नहीं, 400 ओम को क्या कर देना है, 40 ओम से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका आएगा 10 रजिस्टर्स, राइट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। अब आप सोच रहे होगे सर आप भाग क्यों लगा दिए डायरेक्ट ऐसे, अब आपको समझाते हैं। टोटल सर्किट का जो तुल्य रेजिस्टेंस है वो कितना है, 40। आपको कितने रेजिस्टेंस लगाने हैं,
एक चीज़ और है, जो घर की घरेलू सर्किट होती है उसमें जो कनेक्शन होते हैं, यानी कि ये जो जोड़े जाएंगे 400 ओम के रेजिस्टर, वो किस में जोड़े जाएंगे, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाएंगे, है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो जैसे ही आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़िएगा तो उनका तुल्य रेजिस्टेंस यानी कि 1/R इक्वल टू क्या बन जाता है, 1/400 और प्लस 1/400, ऐसे करते हुए जाइएगा तो ये आपका 10 रेजिस्टेंस जोड़ना है, राइट। तो इस तरह से जब आप 10 रेजिस्टेंसेस जोड़िएगा तो आपका आएगा 10/400, राइट। तो यहाँ से देखिएगा ये आपका बन जाएगा 1/40। तो 1/R इक्वल टू 1/40, तो यहाँ से आपका R इक्वल टू क्या आ गया, 40 ओम, जो कि आपका सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, जो हमने ऊपर में निकाल करके पहले ही चेक कर लिया और इसको डिवाइड कर दिया, तो हमको पता चल गया कि इतने सिंपल सिंपल रेजिस्टेंसेस, इनको जोड़ देंगे तो यहाँ से बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होता है डियर। काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने वीडियो में शुरू में बोला था, अब आपको लग रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिंपल सा फिगर दिया हुआ है ना, लेकिन देखने में काफ़ी टेढ़ा है। देखिए, ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था का प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान देना, आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। ओम के नियम में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ती है ना। यहाँ पे ये दोनों रेजिस्टेंस है जो कि आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। और जो वोल्टमीटर होता है, वोल्टमीटर हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़ता है, जबकि अमीटर हमारा किसमें, सीरीज में जुड़ता है, जो कि यहाँ पे पहले फिगर में दिख रहा है। इसका मतलब ये हमारा सेटअप जो है 1 नंबर का है, यानी कि सबसे सही है। इसमें क्या है, चीज़ें तो ठीक हैं, इसमें ये देखिए ये कनेक्शन भी रॉन्ग है, ये वाला कनेक्शन देखिए सी वाला भी, ये कनेक्शन भी आपका गलत है। ये देखिए यहाँ से सीरीज में चल जाता है। आगे देखिए ये आपका लास्ट कनेक्शन, ये वाला भी रॉन्ग कनेक्शन है, राइट। तो इस तरह से आपने देखना है, यहाँ भी सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाता है इसी तरीके से, राइट। और यहाँ पे जो आपका ये अमीटर है, ये भी देखिए सही कनेक्टेड नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो फिगर से भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे फिगर वाले भी बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा भी क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा सा। ये देखिए 2 प्रतिरोध हैं R1 और R2, इस श्रृंखला यानी कि आपको सीरीज में जुड़े गए हैं और पैरेलल में, राइट। तो इन दोनों को एक बार सीरीज में एक बार पैरेलल में जोड़ा जाए तो उनका जो समांतर इनके संयोजनों पर प्रयोग का वी आई ग्राफ, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और धारा करंट आई, इनके बीच का जो ग्राफ है वो आपको दिखाया गया है कि एक श्रृंखला के लिए है और सीरीज के लिए, तो कौन सा सही होगा इसमें से, ये आपको बताना है। ये देखिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेते, एज्यूम कर लीजिए आपकी R1 बराबर आपका 1 ओम है, दोनों 1-1 ओम ले लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, है ना। R2 भी अगर 1 ओम ले लीजिए अपनी से सुविधा के लिए, या फिर 1 को 2 ओम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप इसको जब सीरीज में जोड़ते हो, सीरीज में जोड़िएगा तो तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना आ जाएगा, 1 + 1 इक्वल टू आपका आ जाएगा 2 ओम। जबकि अगर आप पैरेलल कॉम्बाइंड करते हो तो इनका तुल्य प्रतिरोध मैं मानता हूँ R डैश है, तो 1/1 + 1/1 इक्वल टू 2, ये 1/R डैश होगा। तो R डैश बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 ओम हो जाएगा। तो हमको ये दोनों चीज़ें पता चल गई, यानी कि सीरीज में प्रतिरोध कितना आया, 2 ओम हो गया, और पैरेलल में आपका R डैश है जो कि 1/2 ओम हो गया। अब ध्यान देना कौन ज़्यादा कौन कम है, तो साफ दिख रहा है कि कौन ज़्यादा बन रहा है। ज़्यादा हमारा किस में बनेगा, प्रतिरोध ज़्यादा किस में होगा, प्रतिरोध हमारा जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध हमारा ज़्यादा होगा, और जब हम पैरेलल जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंसेस हमारे क्या हो जाते हैं, रेजिस्टेंस तुल्य प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने धारा की बात करी हुई है, ध्यान देना I और V के बीच में। तो जब जब यहाँ पे देखिए इसमें जो है R बढ़ रहा है, R क्या हो गया, बढ़ गया, तो करंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसमें है ये, केस 1 में है, किसमें, केस 1। कौन सा वाला है आपका, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज में जब है। दूसरी केस में देखिए ये क्या होगा, R जो है आपका वो घट जा रहा है, तो I जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये आपका किसमें है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसका मतलब है कि R कम हो जाएगा, इसका मतलब धारा क्या होगी, बढ़ेगी। जैसे जैसे R आपका घटेगा वैसे वैसे ही आपका जो है धारा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। और हमको पता है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि अगर I बढ़ रहा है,
अगर आई बढ़ रहा है तो वी भी क्या हो जाएगा, उसी रेशियो में बढ़ेगा, और अगर आई कम होगा तो वी भी आपका उसी रेशियो में कम होगा। तो यहाँ से अब हम चलते हैं ग्राफ पे। अब हमको सारी बातें पता चल गई हैं अभिनय के आधार पर। तो देखिए पैरेलल में क्या हो रहा है, आई बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, आई बढ़ रहा है, तो वी भी क्या होना चाहिए, आई जब बढ़ रहा है तो वी भी क्या होगा आपका, बढ़ना चाहिए। तो ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये समांतर क्रम है, आई यहाँ पे है तो वी वाला आपका, पहली बात तो रेजिस्टेंस का मान कितना हो, ये रेजिस्टेंस को ही शो करता है, ये आपका आर डैश है और ये आपका आर है। तो ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा, ज्यादा प्रतिरोध है आर का। यहाँ देखिए श्रृंखला वाले का प्रतिरोध ज्यादा है ना। तो आपका क्या जो है समांतर क्रम का प्रतिरोध क्या है आपका, कम है। तो सही क्या बनेगा, जरा ध्यान देना यहाँ पे। तो हमारे हिसाब से ये बनना चाहिए 135 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखिए वो आपका दूसरे में, इसमें देखिए अगले वाले में, ये दूसरे वाले ग्राफ को भी देखिए, यहाँ पे आई ऊपर में दिया हुआ है, वी आपका इसमें दिया हुआ है, राइट। तो इसमें हमको तो पहला भी फिगर ये करेक्ट दिख रहा है, दूसरे फिगर को भी जरा ध्यान दीजिए, है ना। पहला फिगर भी हमारा राइट हो गया, और दूसरा फिगर पे भी जरा जिक्र करते हैं। वी बढ़ रहा है, अगर वी देखिए यहाँ पे वी है, अब इसने क्या किया कि आई बढ़ रहा है, उसके साथ में वी भी बढ़ेगा, राइट। तो आई बढ़ेगा वी बढ़ेगा, सेम चीज है, इसने क्या किया एक्सिस को चेंज कर दिया। जब एक्सिस चेंज हो जाएगा फिर क्या बढ़ेगा, यही सेम चीज जो है आपका रिवर्स हो जाएगा, है ना। जब एक्सिस बदलेगा सेम उसी रेशियो में ये चीजें क्या हो जाएंगी, उलट जाएंगी, राइट। तो हमको ये चीज देखना है, इसका मतलब है कि दूसरा वाला भी आपका ग्राफ सही खींचा गया है। तो चलिए क्योंकि डाटा सेम है, जो डाटा आपका पहले के लिए है वही डेटा आपका सेकंड के लिए भी है। तो जैसे जैसे मान लीजिए आई और वी के कुछ हम मान रखते जाते हैं, तो वैसे वैसे ही आपका ये वैल्यू भी बदलता चला जाएगा। जैसे यहाँ पे आपने आर के जो वैल्यूज निकाले हुए हैं, है ना, यहाँ पे एक को कांस्टेंट रख करके दूसरा मान निकालिएगा और ग्राफ खींचिएगा, तो आपको ये मिल जाएगा दोनों सही। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों आकृतियां दूसरी और पहली और दूसरी दोनों सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फिर अगेन क्वेश्चन है अच्छा सा, एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें वोल्टमीटर द्वारा दर्शाई गई संख्या जो आपको पूछ रहा है, एक्चुअली पूछ रहा है कि रीडिंग इन द वोल्टमीटर, है ना। जो वोल्टमीटर लगाया गया है किसके किसके बीच लगाया, ये जो 6 ओम का आपका रेजिस्टेंस है उसके बीच में एक वोल्टमीटर इस तरह से लगा दिया गया है। तो आपको बताना है कि ये वोल्टमीटर कितनी रीडिंग पढ़ रहा है, यानी कि इसके सिरों के कौन से 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो उसका मान कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो टोटल विभवांतर जरा देखिए, तो यहाँ पे V इतना है। अगर हम टोटल रेजिस्टेंस की बात करें, R की बात, तो ये सब सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 4 6 और 6 12, 2 + 4 + 6, ये 4 6 4 10 2 12 ओम, ये इसका पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस आपका मिल गया। और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी विभवांतर है इनके सिरों के बीच में टोटल पूरी सर्किट का, वो आपका है 10 ओम। तो अब हमको क्या चाहिए, इनके बीच से, चूंकि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनके बीच जो धारा बह रही होगी वो धारा आपकी एक ही डायरेक्शन यानी कि एक सेम वे में चलेगी, एक ही धारा जो है आपकी सभी रास्तों से होकर गुजरेगी। तो मानते हैं वो धारा I है, तो V = IR से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, I = V/R। तो V हमारा कितना है 10 वोल्ट है, 10/R कितना है 12। तो इसको काट दिए, डिवाइड करिए, 2 से 2 × 12, 2 × 5 10 बराबर 5/6, राइट। अब जो 5/6 आ गया, इतना एम्पियर आपका आ गया आई का मान। अब इसको इस जगह पे लगा देना, चूंकि यहाँ पे धारा क्या है, आई है, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस V है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 6 ओम। तो यहाँ से फिर क्या लगा देंगे, हमको चाहिए V = I × R, अप्लाई कर दीजिए। R कितना हमारा 6 ओम है, 6 × I कितना आया 5/6, तो 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा, आपका आएगा 5 वोल्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वोल्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 137 नंबर का क्वेश्चन, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, जरा देखिएगा तो एकदम मजा आ जाएगा, है ना। तो ध्यान देना क्या है, ये कह रहा है 8 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को मोड़ करके एक बंद वृत्त बना दिया गया है, बिंदु A और B के बीच प्रभावी प्रतिरोध क्या है। कितना साइलेंट किलिंग वाला क्वेश्चन है।
समझ रहे हो? मुझे लगता है कि ये इस वीडियो का सबसे सुपर डुपर क्वेश्चन रहने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, जरा इसको देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर ये वीडियो ये जो क्वेश्चन था वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ कि सुपर डुपर सबसे बेहतर रहा होगा। तो हो सकता है ये वो जैसा आपको लगे वैसा बताइएगा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन को समझाते हैं। ये देखिए एक सर्कुलर डिजाइन में एक सीधा सा तार है, सीधा तार था, इस तार की लंबाई जो भी रही हो, मान लीजिए एल है, तो इसी को सर्कुलर डिजाइन में कर दिया गया है तो पूरी लेंथ आपकी एल ही रहेगी। लेकिन अब सर्कल में बनने के बाद आपको दिख रहा होगा, जैसे आप इसको इस तरह से करिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये लेंथ कितनी है, L/4, ये भी L/4, ये भी L/4 हो जाएगी, ये भी L/4 हो जाएगी, राइट। अब इसमें हमको क्या बोल रहा है तो जरा ध्यान देंगे। इसमें जैसे ए और बी के बीच विभवांतर की बात कर रहा है, एक्चुअली तार यहाँ से काट के दो जगहों पे जोड़ दिया गया है, तो हमारे पास यहाँ पे दो डिजाइनें मिल जाती हैं, यानी कि दो समझिए कि यहाँ पे तार मिल जाते हैं। एक तो कौन सा वाला, जरा यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ कलर कर रहा हूँ। एक तो ये वाला ए से बी है ना, एक तार, तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, और दूसरा वाला ये वाला, इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए R2 है। अब चूंकि ये देखिए एक सिरे पर ये दोनों इस तरह से इस तरीके से जोड़ दिए गए हैं, इस तरीके से जोड़ दिए गए, जस्ट बिहेव कि ये जो है एक दूसरे के पैरेलल कनेक्टेड हैं, यही समझने वाली बात है इसकी, है ना। अब ये R1 हो गया आपका और ये R2 हो गया, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड हैं, R1 R2, राइट। अब हमको चाहिए क्या, है ना, तो इनका प्रभावी प्रतिरोध हमको निकालना है। तो अब जरा ध्यान देंगे कि चूंकि R हमको पता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, राइट। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्यों? क्योंकि हमको फार्मूला एक पता है, R इक्वल टू रो इंटू L/A होता है। तो चूंकि R जो है लेंथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका यूज हम यहाँ पे करके रेजिस्टेंस R1 और R2 को निकालेंगे। चूंकि लेंथ यहाँ पे देखिए L/4 है और यहाँ पे आपकी कितनी हो जा रही है, टोटल रेजिस्टेंस R कितना है, R इक्वल टू 8 ओम है। अब इसको कट कर दिया गया दो पीसेस में, चूंकि और लेंथ कितनी थी, L थी। जब लेंथ L से क्या हो जा रही है, L/4 हो जा रही है, तो रेजिस्टेंस R2 का मान क्या हो जाएगा, R2 घट जाएगा, देखिए 1/4 हो जा रही है, ये 4 गुना, तो इसका 8 का 1/4 गुना हो जाएगा, यानी कि 2 ओम बन जाएगा। तो R2 का मान कितना हो जाएगा हमारा, 2 ओम लिया जाएगा। लेकिन R1 का मान देखिए, R1 का मान कैसे निकालेंगे, लेंथ ये दूसरी वाली लेंथ कितनी है, 3/4L। तो L जो है आपका 3/4 जब होगा तो आपका R1 जो है वो चेंज हो जाएगा, 8 इंटू 3/4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी कि 6 ओम आपका बन जाता है। तो 6 ओम, R1 का मान कितना हो गया, 6 ओम। तो अब आपको पूछ रहा है कि प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, बस निकाल दीजिए। तो प्रभावी प्रतिरोध 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 बराबर 1/2 और प्लस का 1/6। इसी को सॉल्व कर दीजिए, 1/R इक्वल टू एलसीएम हो जाएगा 6, और यहाँ से 2 तियाँ 6 और प्लस का 1, यानी कि 4/6 क्या बन जाएगा, 2/3। 1/R बराबर 2/3, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 ओम आपका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा सही है इसमें से, 3/2 ओम, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आई होप कि डियर आपको मजा आ गया होगा इस क्वेश्चन को देख करके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। ये 138 नंबर का क्वेश्चन, 1 किलोवाट है ना, ये शक्ति को दर्शा रहा है। ये क्या चीज है, आपकी पावर है, P इक्वल टू 1 किलोवाट, मतलब कि 1000 वाट की बात कर रहा है। ये शक्ति हमको मिल गई। अब हमको क्या करना है, कह रहा प्रति घंटा यानी टाइम T इक्वल टू 1 आवर दिया हुआ है, यानी कि 60 इंटू में 60 सेकंड की बात हो गई, यानी 3600 सेकंड में T इक्वल टू 3600 सेकंड और P इक्वल टू 1000 वाट। तो अब इसमें कह रहा है उत्पादित ऊष्मा, है ना तो P इक्वल टू क्या होता है, W/Q, P इक्वल टू W/T, P इक्वल टू क्या होता है, W/T, जूल प्रति सेकंड आपका ये होता है, इसी को वाट कहते हैं। तो जूल प्रति सेकंड, तो यहाँ से हमको क्या कह रहा है, ऊष्मा ऊर्जा का ही रूप होता है। सो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P और इंटू में T, सो P इंटू T, P कितना है हमारा 1000 वाट और इंटू में T इक्वल टू है 3600 सेकेंड,
3600 सेकंड। तो यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे 3600 गुणे 10 की घात 3 जूल, ये हो जाएगा 3600 गुणे 10 की घात 3 जूल, ये आपका, क्योंकि ऊर्जा या ऊष्मा की सेम यूनिट रहती है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आप इसको अच्छे से समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्लास 10 का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, जो कि जैक बोर्ड में भी आता है। ओम मीटर सही हो जाएगा, ये सबको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन 140 नंबर। ये देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन रहने वाला है। ए और बी दो हीटर हैं, है ना, जो कि 220 वोल्ट और इतना 200 वाट, 220 वोल्ट और 200 वाट, दूसरे पे 220 वोल्ट 40 वाट दर्शाया गया है। वह 220 वोल्ट आपूर्ति के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। सीधा सा यहाँ पे आप रेजिस्टेंस की तरह बना लीजिए, है ना। दोनों इस तरह से जोड़े गए हैं एक दूसरे के समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जब जोड़े गए हैं तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दिखाया क्या गया है, कितना है आपका यहाँ पे 220 वोल्ट। देखिए दोनों में सेम है और उतने ही सप्लाईस दिए, मतलब कि सेम पे चल रहे हैं। तो 220 वोल्ट ये आपका विभवांतर हो गया। अब आगे पूछ रहा है ना, तो इसकी शक्ति दी हुई, ये वाट कह रहा है, इसकी शक्ति तो P1, इसकी शक्ति कितनी दी हुई है आपकी 200 वाट, और इसकी P2 की शक्ति दी हुई है आपकी 40 वाट। तो हमको पता है कि P इक्वल टू वी आई होता है, राइट। और अब P इक्वल टू वी आई होता है, तो यहाँ से अगर हम चाहें तो इनकी करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो विद्युत धारा की गणना कह रहा है, तो विद्युत धारा की गणना अगर यहाँ से आप I इक्वल टू पी अपॉन वी निकालना चाहो तो ये बन जाएगा। P कितना है आपका, जैसे यहाँ पे इसके लिए आपका I1, चूंकि अगर इसमें I धारा बह रही है तो यहाँ पे ये I1 बट जाएगी और ये I2 हो जाएगी, टोटल फिर यहाँ पे I हो जाएगी, और जहाँ की I इक्वल टू I1 प्लस का I2 बन जाएगा। आप दूसरी तरह से भी निकाल सकते हो, क्या, इसका रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, तुल्य प्रतिरोध निकाल लीजिए, यहाँ से ये निकाल करके और फिर आप वहाँ से भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, राइट। तो तो यहाँ से हम क्या करेंगे, I1 इक्वल टू पी अपॉन वी, राइट। तो P अपॉन वी क्या हो जाएगा, P हमारा पावर कितना है 200 वाट है 200, और V कितना है हमारा 220, 220 जीरो से जीरो कट जाएगा, है ना। तो ये हमारा बचेगा क्या, बराबर 20/22 डिवाइड कर दीजिए 2 से 11 बार में, और ये 2 से 10 बार में, बराबर 10/11, ये आपका एम्पियर आ गया, ये I1। और I2 जब निकालिएगा, I2 इसी तरीके से निकाल दीजिए, तो क्या हो जाएगा 200 और बटे में 40, राइट। सॉरी यहाँ उल्टा कर दिया हमने, आई थिंक यस। P पावर ऊपर रहेगा यानी कि 40, और अपॉन में V नीचे रहेगा यानी कि 220, जीरो जीरो कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 से 11 बार में 2/11 एम्पियर। तो अब हमको इसी को क्या कर देना है, जोड़ देना है। सो I इक्वल टू क्या बन जाएगा, I1 प्लस का I2 जोड़ दीजिए, तो 2/11 और प्लस का कितना आया था 10/11, तो 10 2 12/11, जो कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है। तो कुछ ज़्यादा लगता है गड़बड़ हो रहा है, ये कुछ गलत हो रहा है डियर। यहाँ से हमको लगता है ये आपका 1 के आसपास आ रहा है ना, 140। तो डियर यहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हमारी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। कहाँ पे देखिए ये जोड़ेगा नहीं, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए हम एक लय में चल रहे थे। क्वेश्चन देखिए जरा इसको ध्यान से, ये क्वेश्चन कह रहा है हीटर बी के द्वारा निकाली जाने वाली विद्युत धारा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक हीटर यानी हीटर बी। तो पहला वाला हीटर बी कौन सा, ये जो 40 वाट वाला है P2 जिसकी क्षमता है, तो हीटर बी ये वाला है, सॉरी हीटर ये ए वाला है, और ये वाला आपका हीटर बी है। तो हीटर बी की जो धारा यानी I2 की बात कर रहा है यहाँ पे, तो I2 जो निकला हुआ है I2 की ही बात कर रहा है, ये पूरा जोड़ना नहीं है, ये टोटल धारा की बात नहीं कर रहे हैं, और मैं यही गलती कर रहा था, है ना, चूंकि यहाँ हीटर बी के द्वारा निकाली जाने वाली धारा की बात कर रहा है I2। तो I2 हम निकालेंगे, तो I2 हमारा कितना आया था, यहाँ पे देख लीजिए I2 आया है 2/11 एम्पियर। सो 2/11 एम्पियर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए तो 0 पॉइंट लगाइएगा 20 हो जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा 11 1 11, और यहाँ पे 9 बचता है, जीरो लग जाएगा, 11 8 88, और
ये लगभग 0.18 के आसपास जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ जो कि आपका सही हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करने हैं। देखिए थोड़ा सा मुझे भी मैंने ये लिख दिया था यहाँ पे, इस वजह से हम देख नहीं पाए और क्वेश्चन को जल्दबाजी में करने की कोशिश की है, और टोटल मुझे लगा कि टोटल धारा की बात कर रहा है। फिलहाल यहाँ हीटर बी के द्वारा जो धारा ली जा रही है, निकाली जा रही है, उसके द्वारा पूछ रहा है। तो ये सही आंसर हो जाएगा, सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डियर 141 नंबर। आपके घर में एक छोटे विद्युत संयंत्र से 45 किलो जूल ऊर्जा उत्पादित हो रही है ना। तो यहाँ पे आपका W दिया हुआ है कितना, 45 किलो जूल की बात कर रहा है, यानी कि 45 इंटू 10⁻³ जूल हो गया। तो आप एक 45 वॉट का तपदीप्त बल्ब लगभग कितनी देर जला सकते हैं, T आपको निकालना है और P आपको दिया हुआ है। P आपको दिया हो 45 वाट। तो हमको पता है कि P इक्वल टू W/T होता है डियर। बस यहीं से हमको क्या निकाल देना है, T बराबर क्या बन जाएगा, T बराबर हो जाएगा W/P। बस W की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए 45 और इनटू में 10⁻³ जूल, और बटे में आपका पावर है कितना 45 वॉट। तो 45 से डिवाइड हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1000, और ये T है तो 1000 सेकंड। लेकिन यहाँ पे सेकंड में आंसर नहीं है, बस इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा बराबर 100/6। 2 3 6 और 2 से ये 50 बार में बराबर 50/3। तो T बराबर कितना आ जाएगा, जरा निकाल के देखिए। T बराबर 50, इसको काट दीजिए तो 16 दूनी बताते 16 48 है ना, 16.67 के आसपास आएगा। इतना सेकंड आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा डियर। तो देख रहे हैं आपकी किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। 42 नंबर का क्वेश्चन है। एक विद्यार्थी को ये ग्राफ दिया गया है, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना होगा ये आपको पूछ रहा है। ये जो आई दी हुई है ये आपका किसमें है, मिली एम्पियर में है, यानी कि ये 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर। जबकि विभवांतर जो दिया गया है वो आपका वोल्ट में है, एकदम सीधा सीधा। तो मिली एम्पियर का 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। तो यानी कि ये सब इसमें हमको मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सीधे अगर हम किसी भी पॉइंट पे खड़े हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ये दिखा क्या रहा है, ये रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। स्लोप सेम है, इसका मतलब हर बिंदु पर जो प्रतिरोध है वो आपका सेम रहेगा। तो V इक्वल टू क्या, सॉरी, R इक्वल टू क्या होता है, V/I होता है। तो V कितना है आपका 2 वोल्ट, मान लीजिए ये वाला और ये दोनों को ले रहे हैं, 2 वोल्ट बटे 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर बराबर 2 बटे 1 गुणे 10⁻³ एम्पियर, है ना, 2 वोल्ट। तो ये हो जाएगा 2 बटे 10⁻³ यानी कि 2 गुणे 10⁻³ राइट। इतना क्या बन जाएगा, ये R है, इतना ओम हो जाएगा बराबर। R बराबर क्या बन जाएगा 2, और ये 10⁻³ को हम लोग किलो लिख सकते हैं, तो हो जाएगा R बराबर 2 किलो ओम। आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राइट डियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से जब इन दोनों को लीजिएगा सेम आएगा इन दोनों का, क्यों, क्योंकि ये एक अनुपात आता है जो कि हमारा प्रतिरोध होता है किसका, VI ग्राफ एक रेशियो देता है जो कि एक कांस्टेंट रेशियो यानी कि स्ट्रेट लाइन, जो कि हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, रेजिस्टेंस को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 143। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्मों के बारे में कौन सा संबंध सत्य नहीं है, गुणधर्मों के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है, इसमें सही नहीं है ना। बंद परिपथ बनाते ही हैं वे उत्तरी ध्रुव से निकलते हैं, ये सही है, दोनों सही हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर सी, है ना। तो गलत पूछ रहा था तो ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 144। एक प्रयोग में एक विद्युत धारा वाहक चालक को एक कंपास पर चुंबकीय सुई के समांतर रखा जाता है, तो विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर है। ध्यान दे दीजिए, इस तरह से मान लीजिए ये आपका साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, धारा की दिशा ऐसी ही है। तो राइट हैंड थंब रूल की मदद से जैसे ही आप ट्विस्टिंग करिएगा तो ये आपका इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और चूंकि इसने क्या कहा है कि विद्युत धारा ऐसी है, तो जो इसमें पूछा क्या है, विद्युत धारा की दिशा दक्षिण से उत्तर है, तो सुई का उत्तरी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा, दक्षिणी ध्रुव पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा, है ना। अच्छा, जो आपका जो मैग्नेटिक निडिल है
उसकी डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो ये जो आपको दिशा मैंने दिखाई, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है। मतलब क्या हुआ कि इस पे लाइन खींचिएगा तो ये आपका वेस्ट हो सॉरी ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया। तो किधर से किधर को, ये आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ में आपका घूम जाएगा, राइट। यानी कि पश्चिम की दिशा में घूम जाएगा या पश्चिम की ओर मुड़ जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव आपका पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाएगा। किसके माध्यम से पता चला हमको, राइट हैंड थंब रूल से। अगले क्वेश्चन को देखिए 145 नंबर, एक लंबे सीधे विद्युत वाहक तार में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होती है किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार में, वो किन चीज़ों पर निर्भर करती है, ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जैसे मान लीजिए एक कोई तार है, इस तार में कोई करंट आई आपकी फ्लो हो रही है, कोई बिंदु है P, इस बिंदु से मान लीजिए R दूरी पर ये कोई तार है जो कि रखा हुआ है ना, और जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है। तो अब ये पूछ रहा है कि और तो इसमें पूछा कि इस तार में बहने वाली यानी बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कितना होगा। इस तार में जब धारा बहेगी तो इसके चारों ओर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो बिंदु P पर कितना असर होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसी की आपको बात ये पूछ रहा है, कितना होगा वो वैल्यू, क्या चीज होती है। तो जो फॉर्मूला होता है डियर, आपको पता होना चाहिए कि B बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला म्यू जीरो आई और बटे में आपका बन जाता है 2 पाई और में आर या फिर डी, जहां जैसे लिखा हो, जहां आर क्या है उससे बीच उसकी डिस्टेंस है, राइट। तो इसका मतलब कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यही दोनों बातें होती हैं, यानी कि धारा और धारा के समानुपाती, जबकि दूरी के प्रतिलोम समानुपाती, या तीसरा वाला बात सही है, और यहाँ पे प्रत्यक्ष समानुपाती दूसरी बात सही है, और प्रकृति की कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ नहीं नजर आ रहा है। और जहाँ म्यू जीरो अगर आप पूछते हैं तो म्यू जीरो को परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। फिलहाल तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा दोनों सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 146 क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों काफी लंबा क्वेश्चन जो है वीडियो बन जा रहा है, अब क्या करें, फिलहाल आपको समझाएंगे अच्छा ही चाहे जो हो। बढ़ते हैं अगले 146 में। देखिए एक चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए विद्युत वाहक तार पर बल की दिशा किस पे निर्भर करती है। देखिए F इक्वल टू क्या होता है, IBL और साइन थीटा होता है। साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है तब आपका जो फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है, यानी कि IBL, राइट। और जो F होता है वो I की डायरेक्शन और चुंबकीय क्षेत्र B की डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करता है। क्यों, जरा इस फिगर को आप गौर से देखिए। यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल की बात कर रहा है। तो ये देखिए मैं जो लाइन खींच रहा हूँ ये आपकी कोई एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है। ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है कोई, और इसमें एक धारावाही ये देखिए रखा हुआ है एक तार इस तरह से। इस तार में आपकी एक करंट जो है फ्लो हो रही है, ये आई, और इस पर जो है बल लग रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ दिखा रहे हैं, जरूरी नहीं है ऊपर की तरफ हो सकता है नीचे की तरफ हो, और ये थीटा एंगल बना करके ये चुंबकीय क्षेत्र बी है। तो इस तरह से होता है। तो देखिए जो बी होता है वो किस पे आई और ये जो फोर्स होता है ये बी और आई दोनों की डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, राइट। तो ये आपका सही आंसर इसमें से मिला लीजिए कि कौन सा वाला होगा जिसमें आपका आई और बी दोनों की दिशा पे, तो वही वाला सही होगा। विद्युत धारा की दिशा पर लेकिन क्षेत्र की ये गलत होगा, क्षेत्र की दिशा पर लेकिन विद्युत धारा की दिशा पर ये भी गलत होगा, विद्युत धारा की दिशा के साथ साथ क्षेत्र की दिशा पर, हाँ ये सही हो जाएगा, सी वाला में दोनों का जिक्र है, ये सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए 47 नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस पे आधारित होता है। तो जाहिर सी बात है जब फ्यूज होता है उसको जब करंट ज़्यादा होता है तो उसका हीट टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ जाता है, जिस कारण से वो उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है। तो ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है उसी पर आधारित क्या होता है, विद्युत फ्यूज। अगला क्वेश्चन है 48, एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर के शीर्ष पर कांच के आवरण का उद्देश्य क्या चीज के लिए होता है।
तो जो उसमें रखा होता है, देखिए जो ग्लास का आवरण बना रहता है, उसका मतलब है कि विकिरण के द्वारा जो ऊष्मा का ह्रास होता है उसको कम करने के लिए, राइट। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 49। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी की किताब में कहीं कहीं पे देखिए इसका 15 आंसर रहता है ना, कि क्या होता है पवन विद्युत जनित्र में न्यूनतम स्पीड पवन की कितनी होनी चाहिए, तो 15 किलोमीटर पर आर, कहीं कहीं पे 16 किलोमीटर पर आर भी लिखा रहता है। तो ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर में चलता है। आगे और लास्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, इसको जरूर बताइएगा कि आप इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना। ये आपका 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में भी आने वाला क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तित कर दिया गया है ऑप्शन दे दे करके, राइट। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय करिए और मस्त रहिए, अपनी तैयारी बढ़िया से करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।